एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहां हम ये देखते हैं कि कैसे हम एक खुद के जैसा ह्यूमन बींग को कैसे डेवलप करते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें यही बताता है। चलिए इस इम्पोर्टेंट से पार्ट को हम अच्छे से देखते हैं और डिस्कस करते हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, एमआरएस हो, बीपीएससी हो, एनवीएस हो, डीट्रिपल हो, रेलवे एसएससी हो, या कोई भी ऑल वन डे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फटाफट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिरकार होता क्या है? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ लाइक ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेन जो हमें मदद करता है अपने ही जैसे लोगों को रिप्रोड्यूस करने में। उसी ऑर्गेन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उस ऑर्गेन को ही हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी उस प्रोसेस को ही कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल स्पेसीज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर होता क्या है कि हर कोई अपने ही जैसा एक इंसान को जन्म देता है। ये उसके बारे में बताता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का यूज हो और तब जाकर के रिप्रोडक्शन हो, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन इन रिप्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। मेल और फीमेल दो पेरेंट हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। ज़रूरी नहीं है कि दो हो। जब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल सेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो फॉर्म करता है मेल गैमेट सेल, यानी कि स्पर्म फॉर्म करता है। वही फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, यानी कि ओवा, या फिर आप उसको ओवम कह सकते हैं। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करके ये जाइगोट का फॉर्मेशन कराते हैं। वहीं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग जो इसका होता है वो आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। और ये एक बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है, जिसका एग्जांपल हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या शो होता है ना? वेरिएशन। वेरिएशन टर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आता है। लेकिन यहाँ इसमें जो होता है क्लोन, या फिर आप उसको आइडेंटिकल बोल सकते हो। आइडेंटिकल टर्म इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जीन्स है, जेनेटिक्स है, उनकी बातें होती है, हेरिडिटी की बात होती है। इसके लिए उसमें बहुत सारा वेरिएशन देखा जाता है। लेकिन यहाँ ए सेक्सुअल में कोई भी वेरिएशन इसलिए नहीं देखा जाता, क्योंकि जो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होता है वो हूबहू अपने पेरेंट सेल की तरह होता है। लेकिन वहीं अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो, जहाँ हम मोस्टली ह्यूमंस को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, वहाँ आप देखते होगे कि हर एनिमल्स में वेरिएशन रहता है। हर एक ह्यूमन बीइंग में वेरिएशन रहता है। आप अपनी मम्मी पापा के कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर आए होंगे, आप हूबहू अपनी मम्मी पापा जैसे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वेरिएशन होता है किसके थ्रू? हमारे हेरिडिटी के थ्रू। हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू भी वेरिएशन होता है। वही हम उसमें बात करते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता, उसमें सेम टू सेम फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे मिक्स वेरिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग इन देयर ऑफस्प्रिंग। देखो, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं हो पाता है क्योंकि इनका ऑफस्प्रिंग सेम होता है। इट इज स्लो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सॉरी, एक मिनट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि कोई एक अमीबा है, वो अगर बंटना चाहेगा दो भागों में, तो उसमें क्या होता है कि वो सबसे पहले अपने एक सिंगल सेल के अंदर ही डिवीजन स्टार्ट करेगा। डिवीजन स्टार्ट करने का उसके अंदर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दो डॉटर सेल से फिर जाके डिवाइड करके वो दो डॉटर सेल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंगल सेल से भी हो सकता है। लेकिन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसके लिए किसी फीमेल और किसी मेल की आवश्यकता है। फीमेल से ओवम या कि एग आता है और मेल से स्पर्म आता है। दोनों आपस में फर्टिलाइज कर जाते हैं और फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कराते हैं, तब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है।
और एम्ब्रियो से फर्दर डेवलपमेंट होते जाते थे, एक न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, प्लांट है बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। प्लांट्स के पास दोनों होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। आप बहुत सारे प्लांट्स अलग वैरायटी के भी होते हैं जहाँ कुछ कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप के रिप्रोडक्शन देखे गए हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ आप देखो, वीवी पेरस एनिमल और ओवी पेरस एनिमल। वीवी पेरस एनिमल में हमेशा जो स्पीसीज होता है वो बच्चे को बर्थ देता है, मतलब जन्म देता है। यानी कि वीवी पेरस के अंदर कोई भी जो बच्चा रिप्रोड्यूस होगा वो एक प्रॉपर बच्चा होगा, लेकिन ओविपेरस के अंदर सबसे पहले वो एक अंडे के रूप में रिप्रोड्यूस होगा। देखो इसको याद रखने के लिए एक अच्छा टर्म बताती हूँ। एग जो होता है, एग हम लोग जो उसको खाते हैं, वो एग हमेशा गोल होता है, और इस गोल से ही ओस से ही ओविपेरस स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखने के लिए एक अच्छा टर्म मिल जाएगा कि एग लेइंग जो होते हैं वो ओविपेरस एनिमल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डक, डक भी अंडा देती है, स्नेक अंडा दे देती है, क्रोकोडाइल एग देती है, बटरफ्लाई देती है, ऑस्ट्रिच हो गई, और सबसे बड़ा ये क्या कहते हैं, सेल भी कहा गया है कि इसके ऑस्ट्रिच के एग को सबसे बड़ा सेल कहा गया, स्नेल होगा। ये सभी क्या करती है, एग लेइंग स्पेसीज है। लेकिन वहीं पे विवी पैरस एनिमल में आप देखो, कंगारू हो गया, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, डायनासोर हो गया, यहाँ तक कि बियर हो गया, ये सारे क्या है, ये अपने जैसे ही एनिमल को बर्थ करती है, यानी अपने जैसे स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ देखते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इनको क्या कहा गया है, बीबी पेरेस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि ये भी हूबहू एक स्पेसीज को जन्म देते हैं। इसमें यूनिसेक्सुअल स्पेसीज जैसे कि मेल हो गया, मेल के अंदर मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है। और इसको डायमॉर्फिज्म भी कहा गया है, क्यों, क्योंकि इसके लिए दो बॉडी की ज़रूरत होती है, एक तो मेल और दूसरा फीमेल बॉडी के लिए, तभी हम किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। फेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम सबसे पहले फेज देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखो सबसे पहला फेज होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन। अब गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे पहले एक मेल बॉडी है और एक फीमेल बॉडी है। मेल और फीमेल बॉडी के अंदर एक सर्टेन एज आने के बाद, एडोलेसेंस के बाद, उनके अंदर जो है चेंजेस स्टार्ट होते हैं। उन चेंजेस में देखा गया है कि मेल का जो बॉडी होता है वो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है आफ्टर जस्ट प्यूबर्टी। और फीमेल के अंदर भी एक बॉडी है जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है आफ्टर जस्ट प्यूबर्टी। जैसे कि जब भी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टार्ट हो जाएगा तो वो हमेशा अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के ख़त्म होने के बाद 14 डे में ओव्यूलेशन करती है और वहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन करती है। तो दोनों ही अपने गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मेल क्या करता है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, भाई फीमेल क्या करती है, वो ओवम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। हम इसके बारे में देखते हैं। दूसरा होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म होता है वो इंटर करता है फीमेल जेनिटल एरिया में, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और वहाँ पर जा कर के वो ओवा से मिलता है। ओवा से मिलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म ओवम से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज करेगा। डिफ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल इन ओवा इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक अ फैलोपियन ट्यूब। ह्यूमन बींग के अंदर, फीमेल ह्यूमन बींग के अंदर फैलोपियन ट्यूब होता है जहाँ पे सबसे पहले ओवम जो है रिप्रोड्यूस होता है। तो जब भी इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है तो स्पर्म जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मतलब फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हुए ह्यूमन के फीमेल के बॉडी में इंटर करती है। फीमेल के बॉडी में इंटर करने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब के पास पहुँचती है जहाँ पे ओवा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ओवा वहाँ जा कर के और स्पर्म आपस में मिलने के बाद वहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब दोनों आपस में फर्टिलाइज कर जाते हैं तो इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग जो कि अभी अभी मिला है, स्पर्म और ओवा जो आपस में फर्टिलाइज हुआ है, वो एक जो है जाइगोट, वो क्या करता है यूटेराइन लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। जो यूटरस का लाइनिंग होता है उसके पास आकर के जुड़ जाता है और वहाँ आकर के वो क्या कर देता है, प्रेगनेंसी को स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर आने के पीछे मेन रीज़न ये होता है कि फीमेल की यूटरस में
इम्प्लांट होने की वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर उसको सारा मिनरल्स मिलता है, क्योंकि हर हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू उसके पास न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, जिससे वहाँ पे उसका ग्रोथ होता है। इस वजह से इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? फीमेल के यूटेराइन लाइनिंग पे। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पीरियड है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड को कहा गया है प्रेगनेंसी पीरियड, यानी कि जो ड्यूरेशन होता है 9 मंथ का, उसको ही कहा गया है ये गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, जिसमें यूट्रस यानी कि वॉर्म का फॉर्मेशन होता है, गर्भ का फॉर्मेशन होता है। देखो, सबसे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट में ये सिंगल सेल रहता है, लेकिन वही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर के 4 सेल बनाता है। थर्ड एम्ब्रियो में ये 8 सेल तक बनाता है। और मोरूला, मोरूला वो स्टेज है जहाँ पे 8 से ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाते हैं, किसके? सेल के। तो उस फेज को कहते हैं मरुला। उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट एक बेबी के फॉर्मेशन के शेप का ढांचा जो है तैयार हो जाता है, उस फेज को, उस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन क्या होता है? द प्लेसेंटा एक्ट एज अ लाइफ लाइन नरिशिंग द ग्रोइंग फीटस एंड सपोर्टिंग इट्स डेवलपमेंट। देखो, प्लेसेंटा एक तरह का बाहरी कवर है, ठीक है, जो यूटेरस में, यानी कि जो एक फीमेल यूटेरस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? जो अभी नया नया सेल जाइगोट जो अभी डेवलप हो रहा है, बन रहा है, वो एक कवरिंग में कवर हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद जब वो एक परफेक्ट एम्ब्रियो में ट्रांसफर होता है, तो वो कवरिंग के थ्रू ही सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। किसको? उस न्यूबॉर्न बेबी को, या फिर उस बेबी की सारा न्यूट्रिशन और सारा फीडिंग प्रोसेस जो भी कुछ होता है, वो क्या कहाँ होता है? प्लासेंटा के मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। प्लासेंटा क्या कंटेन करता है? 2 आर्टरी और एक वेन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ पे सब कुछ दिया है। इसका लोकेशन क्या होता है? पेल्विक रीजन, यानी कि हमारे एब्डोमेन से जो नीचे वाला भाग होता है, उसको कहा गया है पेल्विक रीजन। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला टेस्टिस, दूसरा एसेसरी डक्ट, तीसरा मेल ग्लैंड्स और चौथा एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस इसको कहा गया है, ये जो है इसके टेस्टिस है। ठीक है, ये एक पेयर में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये और एक ये, दो प्रेजेंट है, इसलिए इसको एक पेयर के रूप में कहा गया। इट इज़ ए पॉच लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के बाहर एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक जो भी मेल होते हैं उनके बॉडी के बाहर एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखो, आप ये सोचते होंगे कि पॉच लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और वो क्या करता है? हमारे आइडियल बॉडी टेम्परेचर से बाहर होता है, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, इसके लिए वो हार्मफुल है। तो एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर हमारे शरीर से बाहर होता है, ताकि जो भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है। तो उसका फॉर्मेशन करने के लिए एक स्पेशल हमारे पास, समझ सकते हो, जेनिटल एरिया है। ठीक है, लोकेशन क्या है उसका? स्क्रोटम। फंक्शन क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 34 डिग्री सेल्सियस पे। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, के लिए वो उस चीज़ को एब्जॉर्व नहीं कर सकता है। स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखना, स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। इन बॉय स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 to 18 ईयर्स, यानी मैंने बताया आपको, जो कि प्यूबर्टी के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन होना। किस चीज़ का? स्पर्म का। और कब तक फॉर्म होते रहता है? 55 ईयर्स तक कंटिन्यूसली फॉर्म होता है। जैसे कि फीमेल के अंदर होता है कि वो भी प्यूबर्टी में, यानी कि 13 to 14 एज से उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और 40 या फिर 42 के एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूसली वर्क करता है। तो उसी तरह सेम यहाँ पे बॉयज़ में भी होता है कि 18 या 11 ईयर से वो फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो, अब यहाँ पे 11 इसलिए दिया गया है कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसा हमारे सराउंडिंग में होता है, जिसके अफेक्ट से बहुत लोग बहुत जल्दी प्यूबर्टी के पास रीच कर जाते हैं। तो इसके लिए 11 जो है यहाँ पे एज ग्रुप इसलिए दे रखा। लेंथ क्या है टेस्टिस का? 4 से 5 सेंटीमीटर। वही विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर 3 तरह के सेल होते हैं। पहला होता है जर्म सेल। जर्म सेल क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है, नरिश करता है उस स्पर्म को जो स्पर्म अभी अभी फॉर्म हुआ है जर्म सेल से। और तीसरा होता है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या करता है, फॉर्मेशन करता है मेल हार्मोन का जो कि है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही है फॉर्मेशन किसके लिए, लीडिंग सेल्स के लिए, याद रखना। वन टेस्टिकल कंटेन्स 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। एक टेस्टिकल के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स ऑफ टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स नोन एज अ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को ही कहा गया है कि इसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो सेल्स बने होते हैं उसको क्या कहा गया है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जहाँ क्या होता है, जर्म सेल का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जर्म सेल जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का। क्यों क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, जर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। और जर्म सेल ही किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखो एक नोट देकर के क्या दिया हुआ है, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। इसमें क्या होता है, इट इज अ कंडीशन और स्टेज वेयर बोथ टेस्टिकल डू नॉट मूव इनटू द स्क्रोटम। इट इज द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट और डिजीज ऑफ द मेल जेनिटल ट्रैक्ट। देखो इसमें क्या होता है क्रिप्टोकॉर्डिज्म में, कि जो हमारे बॉडी के बाहर में प्रेजेंट है टेस्टिकल्स, वो कभी भी मूव ही नहीं करता है हमारे स्क्रोटम में, जो एक बहुत ही कॉमन कहा गया है बीमारी या फिर डिजीज बता सकते हैं मेल जेनिटल ट्रैक्ट में ऐसा हो सकता है। मोनोकॉर्डिज्म क्या है, व्हेन अ टेस्टिकल डू नॉट मूव इनटू द स्क्रोटम। जब टेस्टिकल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, मोनोकॉर्डिज्म। दूसरा हम देखते हैं एसेसरी डक्ट है, वो उसका कितना टाइप है, 4 टाइप है। एपिडिडमाइसिस ये क्या करता है, मैच्योर करता है स्पर्म सेल को। रेटिटेस्टिस, वेसाइफर्नेशिया एंड वैस डिफरेंस। आओ हम इन सब के बारे में देखते हैं। तीसरा है मेल ग्लैंड्स। उसमें इसके अंदर आते हैं सेमिनल वेसिकल। ये एक पेयर में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेमिनल वेसिकल्स जो होता है वो यहाँ पे एक पेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी एक पेयर में प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या करता है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। सिट्रिक एसिड क्या करता है, स्पीड और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल को, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी एक पेयर में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो प्रेजेंट है। अब मैं आपको दूसरे कलर से दिखा रही हूँ जहाँ आपको इजीली समझ भी आएगा। ये देखो, ये रहा बर्बल यूरेथ्रो ग्लैंड जो एक पेयर में प्रेजेंट। इसका काम क्या होता है, फ्रुक्टोज को ऐड करना है स्पर्म में। तो स्पर्म के अंदर फ्रुक्टोज यानी कि शुगर होता है जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल को। वहीं सिट्रिक एसिड क्या कर रहा था, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। तो स्पर्म और म्यूकस और सिट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज, ये सब मिलकर के क्या बनाता है, स्पर्म यानी कि सीमेन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या। इसका भी रीजन पेल्विक रीजन दिया गया। देखो यही है वो फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर हमारा क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से ओवम निकलता है और यहाँ पे रहता है, और यहीं पे स्पर्म जो है हमारे वेजाइना से होते हुए वो यहाँ पे आकर के स्पर्म उससे फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ होने के बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और फिर धीरे धीरे निकल करके वो यूटेरस के यूटेराइन वॉल पे आ जाता है और यहाँ पर आकर के वो चिपक जाता है। यहाँ पे चिपकने की वजह से क्या होता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, और फिर गेस्टेशन पीरियड खत्म होने के बाद न्यू बॉर्न बेबी का बॉर्न होता है। इसका प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। हर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक पेयर ओवरी प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन करना एक का, ओवा का या फिर ओवम का। किसके थ्रू, ओजेनेसिस के थ्रू। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओजेनेसिस। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा आउटर मेम्ब्रेन को कहा गया है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओवरी को। देखो यहाँ पे अभी हमने देखा है कि ये आउटर जो है लेयर है, इसी को कह सकते हैं आउटर ओवरी फॉर्मेशन करने वाला। ठीक है, यहीं पे ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है।
In girls, egg formation start at the age of 11 to 13 years during the puberty and stop at the age of 45 to 50 years. देखो मैंने अभी बताया था ना आपको कि मेल के अंदर कब से स्टार्ट हो जाता है, 11 टू 14 से लेकर के 55 ईयर्स तक का स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। भाई फीमेल के अंदर क्या होता है, 11 टू 13 ईयर्स से लेकर के 45 टू 50 ईयर्स तक कंटिन्यूसली मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन होते रहता है। ठीक है। इमेच्योर एग इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। जो एग मैच्योर नहीं हो पाता है उसको क्या कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। और मैच्योर एग को क्या कहा जाता है, ओवा या फिर ओवम। ठीक है। ओवरी रिलीज टू हार्मोन। ओवरी जो है रिलीज करता है दो तरह के हार्मोन, एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोगेस्ट्रॉन। प्रोगेस्ट्रॉन को ही क्या कहा गया है, प्रेगनेंसी हार्मोन। और एस्ट्रोजन को क्या कहा गया है, फीमेल हार्मोन। यानी कि किसी भी फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोगेस्ट्रॉन क्या करता है, पूरे प्रेगनेंसी में उसका देखभाल करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रोगेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट। इसका फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन में। ये ओवा या ओवम का फॉर्मेशन करता है, जहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये एक सिंगल सेल है। नेक्स्ट देखते हैं यूट्रस या फिर बॉम्ब। ब्लास्टोसिस्ट प्रोसेस होने के बाद जो डेवलप होता है ए फर्टिलाइज एग, उस वो कहाँ रहता है, हमारे यूट्रस में। आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ो, वेसेक्टोमी और टिबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और टिबेक्टोमी एक बेसिकली तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। ठीक है। वेसेक्टोमी में क्या होता है कि सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है मेल का, जो क्या करता है, वास डिफरेंस को कट कर देता है और या फिर उसके एंड को आपस में टाई अप कर देता है। इससे क्या होता है कि स्पर्म जो होता है फॉर्म करता है, वो मतलब इंटरकोर्स के दौरान कभी भी स्पर्म जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये मेथड जो है वो स्पर्म को जाने से रोकता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैसे टॉमी में क्या होता है कि ये जो रहा, ये वास डिफरेंस, इसको या तो कट आउट कर दिया जाता है या फिर इसको टाई अप कर दिया जाता है। कट आउट या फिर टाई अप करने की वजह से क्या होता है, जो हमारे टेस्टिकल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कभी भी पहुंच ही नहीं पाता है हम यू फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसके वजह से तो जब नहीं जाएगा स्पर्म तो कभी भी ओवम और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। वही टिबेक्टोमी में भी सेम होता है, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके अंदर फीमेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से ही या तो कट कर देता है जहाँ से ओवरी का फॉर्मेशन ना हो और ना ही आगे आ पाए, या फिर वो क्या करता है कि इसको अ, आपस में बांध देता है। ठीक है। ये भी एक मेथड है जिससे यूटेरस में ओवम का फॉर्मेशन ना हो और ना ही पहुंच पाए। नेक्स्ट देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो बच्चा, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे एग्जाम के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। ये स्टार्ट कब होता है, 11 से 13 ईयर्स तक, जब हाँ हमारी पॉवर्टी यू स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी किसी भी बच्चे में एक ऐसा फेज आती है जहाँ उसको बहुत कुछ समझने में टाइम लगता है, वहाँ हार्मोनल बहुत सारा इम्बैलेंस होता है। लेकिन टाइम के साथ या फिर अपने बड़ों से कुछ सलाह लेने के बाद आप उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हो और फिर धीरे धीरे आपके वो लाइफ में वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, मेनार्क, और वही एंडिंग को क्या कहा जाता है, मेनोपॉज। ठीक है। इसका पीरियड होता है ऑलमोस्ट 28 डेज। 28 डेज सभी बुक्स कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, पर ये वेरी करता है 28 to 35 डेज तक। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा का गैप होता है पीरियड के बीच का, तो इसमें आपको ज़रूर एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आपको कोई ऐसा एज ए प्रॉब्लम तो नहीं है। आजकल पीसीओडी और पीसीओएस बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। तो अगर 28 से 35 डेज से ज़्यादा अगर गैप होता है तो आपको एक बार कंसल्ट करना ज़रूर चाहिए। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट डे में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया ओजेनेसिस से। ठीक। ओजेनेसिस होने के बाद क्या होता है, एक जो है वो वेट करते रहता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में जो एक बैठा हुआ है वो वेट करते रहता है कि हमें मतलब स्पर्म का वेट करता है कि स्पर्म आएगा तो हम एक न्यू प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे। पर 1 डे से लेके 14 डे तक कोई भी स्पर्म नहीं आता है। उस दिन हाईएस्ट चांस हो जाता है उसको ओव्यूलेशन करने का। ओव्यूलेशन करने के दौरान क्या होता है, उस फेज में एक का जो फॉर्मेशन हो रहा था धीरे धीरे वो कंप्लीट फॉर्म हो करके कंटिन्यूली बैठा हुआ है। अब अगर कोई भी स्पर्म इंटर करेगा तो वो ईजिली कंसीव कर सकता है प्रेगनेंसी को।
14th डे ओव्यूलेशन डे कहलाया गया है, ठीक है। और जब इन दिनों के बाद जब नहीं आ पाता है, स्पेशली 14 to 16 डे के बीच में अगर कोई भी स्पर्म इंटर नहीं करता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे जाकर के 28 डेज तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, हमारा जितना भी यूटेराइन तैयार किया हुआ था, जितना भी हार्मोन, जितना भी लेयर बैठा हुआ था हमारे यूटेराइन बॉल में, वो क्या करता है, जब वो कंसीव नहीं कर पाता है, कोई भी स्पर्म उसके पास पहुंच नहीं पाता है, तो लास्ट डे ऑफ 28 डेज में क्या करता है, उन सभी को रिमूव आउट करता है। तो वही जो ब्लड टिश्यू हमारे यूट्रस से रिमूव आउट होते हैं एज ए ब्लीडिंग के फॉर्म में, उसी को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर उसको पीरियड। इसका साइकिल ऑलमोस्ट 3 से 5 डेज तक होते रहता है। मोस्टली तो ये 4 डेज कॉमन देखा गया है, पर बहुत लोगों में ये वेरी करते रहता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होपफुली आपको ये समझ भी आया होगा और आप इसको एंजॉय भी किए होंगे। अगर आपको ये पसंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी और भी कोई राय हो, और भी कोई टॉपिक और भी जानने की इच्छा हो, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।